आइए आज हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। गेन का मतलब प्राप्त करना, लब्धि का मतलब उपलब्धि, उपलब्धि का मतलब आपने कुछ प्राप्त किया। तो यहाँ पर देखते हैं कह रहा है जब कोई उदासीन गैसीय परमाणु, ध्यान दीजिए उदासीन होना चाहिए, उसमें धन या ऋण चार्ज नहीं होना चाहिए और गैसीय अवस्था में होना चाहिए। तो जब कोई उदासीन गैसीय परमाणु यक्स मान लिया है उसने, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन में परिवर्तित होता है तो इस प्रक्रम में हुए एंथैल्पी परिवर्तन को उस तत्व की इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी डेल्टा EGH कहते हैं। ई का मतलब इलेक्ट्रॉन, जी का मतलब गेन, तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसीलिए डेल्टा EGH लिखा गया है। तो इसको परिभाषा को आप लोग याद कर लीजिए। वैसे भी इलेक्ट्रॉन किसी को मिलेगा तो ऋणात्मक चार्ज आ जाएगा। तो जब कोई उदासीन गैसीय परमाणु यक्स इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन में परिवर्तित होता है तो इस प्रक्रम में हुए एंथैल्पी परिवर्तन को उस तत्व की इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी कहते हैं। यह एंथैल्पी इस तथ्य की माप कही जा सकती है कि किसी सरलता से परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बना लेता है। तो किस सरलता से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कोई परमाणु ऋणायन बना लेता है, यह समीकरण 3.3 में दर्शाया गया है। तो यहाँ देखिए कोई गैस की अवस्था में उदासीन परमाणु है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है, यानी एक इलेक्ट्रॉन ये प्राप्त कर रहा है, प्राप्त करेगा एक इलेक्ट्रॉन तो ऋणायन बन जाएगा, तो यक्स माइनस बन गया और गैस की अवस्था में है तो उसी तरह गैस की अवस्था में विद्यमान है। परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का प्रक्रम ऊष्माक्षेपी अथवा ऊष्मा शोषी होगा। इसको ध्यान देना है कि जो परमाणु है उससे जब इलेक्ट्रॉन वो ग्रहण करेगा तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक यानी ऊष्माक्षेपी होगी, मतलब उससे ऊष्मा निकलेगी, अथवा ऊष्मा शोषी यानी एंडोथर्मिक यानी कहने का मतलब वो ऊष्मा प्राप्त करेगा। यह तत्व के स्वभाव पर निर्भर करता है। यह जो है तत्व के स्वभाव पर निर्भर करेगा कि इलेक्ट्रॉन लेने में ऊष्मा निकलेगी या ऊष्मा देना पड़ेगा। बहुत से तत्व जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं तब ऊर्जा निर्मुक्त होती है। ऐसी अवस्था में इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी ऋणात्मक होती है। तो इसको ध्यान देना है कि बहुत से तत्व हैं जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं तो ऊष्मा निकलती है, ऊर्जा निकलती है, तो ऊर्जा जब निकलेगी तो कमी होगी तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी ऋणात्मक होगी। उदाहरणार्थ 57वें वर्ग में के तत्वों हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी का मान अत्यधिक ऋणात्मक होता है। तो जो 17वां वर्ग है हमारा जिसमें हाइड्रोजन आते हैं HFLI HFClBrI, तो ये सब जो है उसकी इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी जो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अत्यधिक ऋणात्मक होती है। इसका कारण यह है कि मात्र एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके वे स्थायी उत्कृष्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेते हैं। उसका कारण यह है कि अगर उनको केवल एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके वो स्थायी जो है अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करके निष्क्रिय गैसों की तरह व्यवहार करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि उनको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो निष्क्रिय गैस की तरह व्यवहार करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करेंगे, निकालना नहीं पसंद करेंगे। तो वही कह रहा है कि उदाहरणार्थ 17वें तत्व वर्ग के तत्वों हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी का मान अत्यधिक ऋणात्मक होता है, यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का। उसका कारण ये है कि इलेक्ट्रॉन उसमें बहुत ज़्यादा हैं, तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, जब उसमें दूसरा इलेक्ट्रॉन आता है तो इलेक्ट्रॉन के बीच प्रतिकर्षण बल होता है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन रखने में दिक्कत होती है, इसीलिए लाने में इलेक्ट्रॉन समस्या होती है, इसीलिए अत्यधिक ऋणात्मक होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी।
इसी तरह उत्कृष्ट गैसों यानी जो इनर्ट गैसें हैं, 18वें वर्ग वाली जो गैसें हैं जिनमें बाहरी कक्षा का विन्यास पूर्ण होता है कि इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी का मान अत्यधिक धनात्मक होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को वर्तमान क्वांटम स्तर से अगले क्वांटम, इसको पूरा अंडरलाइन कर लीजिए। तो वही कह रहा है कि इसी प्रकार उत्कृष्ट गैस यानी अक्रिय गैसें जो हैं उनका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान अत्यधिक धनात्मक होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को वर्तमान क्वांटम स्तर से अगले क्वांटम स्तर में प्रवेश करना पड़ता है, जो बहुत ही अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, जो बहुत ही अस्थायी होगा, क्योंकि वो निष्क्रिय हैं, उनके बाहर पूर्ण कक्षाएं हैं, तो उनका विन्यास स्थायी है। उल्लेखनीय है कि उत्कृष्ट गैसों के पहले जो तत्व आवर्त सारणी में दाईं तरफ ऊपर की ओर स्थित हैं, उनके लिए इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी का मान अत्यधिक ऋणात्मक होता है, जैसा अभी हमने 17वें में देखा। उल्लेखनीय है कि उत्कृष्ट गैसों के पहले, ये उत्कृष्ट गैस 18वें में है तो उसके पहले 17 आ जाएगा, कि पहले जो तत्व आवर्त सारणी में दाईं तरफ ऊपर की ओर स्थित है, दाईं तरफ ऊपर की ओर स्थित है, उनके लिए इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी का मान अत्यधिक ऋणात्मक होता है। बाईं तरफ होना चाहिए, क्योंकि दाईं तरफ तो हमारा 18वां वर्ग है, बाईं तरफ 17वां होगा, तो बाईं तरफ ऊपर कौन है? फ्लोरीन और क्लोरीन, फ्लोरीन और क्लोरीन होगा। HFClBrI ये 17वें में है, तो सबसे ऊपर फ्लोरीन फिर क्लोरीन है, तो ये यहाँ पर जो है बाईं तरफ होना चाहिए दाईं तरफ की बजाय। इसको इंग्लिश वाली बुक में देखते हैं, इसमें भी अपर राइट है, अपर राइट यानी ऊपर दाईं तरफ लिखा हुआ है। तो ये बात उल्लेखनीय है कि उत्कृष्ट गैसों के पहले जो तत्व आवर्त सारणी में दाईं तरफ ऊपर की ओर स्थित है। अब ये देखिए आवर्त सारणी है, इसमें दाईं तरफ तो ये खुद ही हो गया 18वां वर्ग, बाईं तरफ होना चाहिए, ये दायां है ये बायां है, तो बाईं तरफ जो ऊपर है FClBrI अभी हमने ऊपर पढ़ा भी है, ये 17वें का इलेक्ट्रोनिगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अत्यधिक ऋणात्मक होती है, तो बाईं ही होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारी तरफ से, हमारे हिसाब से बाईं होना चाहिए, बाईं तरफ ऊपर की ओर स्थित है, उनके लिए इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी का मान अत्यधिक ऋणात्मक होता है। अब देखिए आगे देखते हैं, आयनन एंथैल्पी की तुलना में इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी के परिवर्तन का क्रम कम नियमित है। तो जो आयनन एंथैल्पी हमने पीछे पढ़ा था तो उसमें जिस तरह क्रम था आवर्त सारणी में, तो इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्रम थोड़ा कम नियमित है। सामान्य नियम के अनुसार आवर्त सारणी के आवर्त में जब हम दाईं तरफ बढ़ते हैं, तब बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के साथ इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी अधिक ऋणात्मक होती है, इसको ध्यान देना है। आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है, प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है। अब इसको ध्यान देना है, आवर्त सारणी में जब हम वर्ग में नीचे की ओर जाते हैं तो कक्षाओं की संख्या बढ़ती है, और जब आवर्त में आगे की ओर जाते हैं यानी बाईं से दाईं ओर जाते हैं, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है। इन दोनों बातों को ध्यान देना है। फलस्वरूप छोटे परमाणु में इलेक्ट्रॉन का जोड़ना सरल होता है। आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, तो जाहिर सी बात है कि जो छोटा परमाणु होगा उसमें इलेक्ट्रॉन नाभिक के ज्यादा पास होंगे, तो प्रोटॉन उस इलेक्ट्रॉन को आसानी से खींच लेगा, इसीलिए छोटे परमाणु में इलेक्ट्रॉन को जोड़ना सरल होगा, वही चीज कह रहा है। क्योंकि प्रविष्ट हुआ इलेक्ट्रॉन धनावेशित नाभिक के सन्निकट, सन्निकट का मतलब पास होता है, जैसा अभी हमने बताया, सन्निकट होगा, वर्ग में नीचे की ओर बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी का मान कम ऋणात्मक होता जाता है, क्योंकि परमाणु का आकार बढ़ता है तथा प्रविष्ट हुआ इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होगा। यही चीज अभी हमने बताया कि जब नीचे की ओर वर्ग में जाते हैं
तो कक्षाओं की संख्या बढ़ती है। तो जाहिर सी बात, कक्षाओं की संख्या बढ़ेगी तो बाद वाला इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होगा। इस कारण से इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी कम ऋणात्मक होती है। इसी प्रकार की प्रवृत्ति सामान्यतः आवर्त सारणी में देखने को मिलती है। चित्र सारणी 3.7 जैसा भी हमने देखा। यहाँ पर इस तथ्य का उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि ऑक्सीजन तथा फ्लोरीन के लिए इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी का मान क्रमशः उन्हीं के वर्गों में आगे वाले तत्वों से कम ऋणात्मक है। तो इसको ध्यान दीजिए कि यहाँ पर यह उल्लेख करना बहुत महत्वपूर्ण है कि जो ऑक्सीजन और फ्लोरीन है तो उन्हीं वर्ग के जो और तत्व हैं उनसे कम ऋणात्मक है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यानी इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी। इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है, जब ऑक्सीजन तथा फ्लोरीन परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं तब ग्रहण किया गया इलेक्ट्रॉन निम्न क्वांटम संख्या वाले ऊर्जा स्तर यानी n बराबर 2 में प्रवेश करता है। तो इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार से है कि जब ऑक्सीजन या फ्लोरीन में जो परमाणु है उसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है तो वो निम्न क्वांटम संख्या वाले यानी लो क्वांटम नंबर वाले ऊर्जा स्तर में प्रवेश करता है, जैसे n बराबर 2 में। इस प्रकार इसी क्वांटम ऊर्जा स्तर में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों द्वारा अधिक प्रतिकर्षण होता है। कह रहा है इस प्रकार इसी क्वांटम ऊर्जा स्तर में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों द्वारा, अब जाहिर सी बात है कि उसमें पहले से इलेक्ट्रॉन है, दोबारा फिर इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन के बीच प्रतिकर्षण होगा। तो उसी बात को कह रहा है कि इस प्रकार इसी क्वांटम ऊर्जा स्तर में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों द्वारा अधिक प्रतिकर्षण होता है। क्वांटम स्तर n बराबर 3 जो यह सल्फर और क्लोरीन में है में प्रवेश कराया गया इलेक्ट्रॉन दिक स्थान यानी खाली जगह स्पेस में अधिक स्थान घेरता है। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण बहुत कम हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए, जब हम क्लोरीन और सल्फर की बात करते हैं तो ऊर्जा स्तर n बराबर 3 है, तो नाभिक से दूर इलेक्ट्रॉन होगा तीसरी कक्षा में, और कक्षा तीसरी होगी तो नाभिक से दूरी होगी, और कक्षा की मतलब कक्षा बड़ी होगी, ये कहने का मतलब। तो वही कह रहा है कि जब हम n बराबर 3 में होते हैं तो इलेक्ट्रॉन खाली जगह ज़्यादा होती है, नाभिक से दूर हो जाता है। तो वही कह रहा है इलेक्ट्रॉन दिक स्थान में अधिक स्थान, दिक स्थान मतलब खाली जगह में अधिक स्थान घेरता है। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण बहुत कम हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर जो है मुख्य वर्ग के कुछ तत्वों की इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी किलोजूल प्रति मोल में दी गई है। इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, न इसकी ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर देखिए नीचे कुछ लिखा गया है कि बहुत सी पुस्तकों में रासायनिक प्रक्रम 3.3 में दर्शाए गए एंथैल्पी परिवर्तन के ऋणात्मक मान को इलेक्ट्रॉन बंधता यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के रूप में परिभाषित किया गया। परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर जब ऊर्जा निर्मुक्त होती है तब इलेक्ट्रॉन बंधुता को धनात्मक दर्शाया जाता है, जो ऊष्मागतिकी की परिभाषा के विपरीत है। यदि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन देने के लिए बाहर से ऊर्जा देनी पड़ती है तब इलेक्ट्रॉन बंधुता को ऋणात्मक दर्शाया जाता है। इलेक्ट्रॉन बंधुता को परम शून्य पर परिभाषित किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं इंग्लिश में, और इसमें ध्यान दीजिए परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण पर ऊर्जा निर्मुक्त होती है तब इलेक्ट्रॉन बंधुता को धनात्मक कहा जाता है। धनात्मक दर्शाया जाता है, तो इसको ध्यान देना। तो परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर जब ऊर्जा निर्मुक्त होती है तब इलेक्ट्रॉन बंधुता को धनात्मक दर्शाया जाता है। ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन बंधुता का मतलब इलेक्ट्रॉन को बांधे रखने के लिए जो ऊर्जा की जरूरत होती है, सीधी सीधी भाषा में। अब उदाहरण 3.7 देखते हैं। कह रहा है
फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन तथा फ्लोरीन में से किसकी अधिकतम ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तथा किसकी न्यूनतम इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी होगी, व्याख्या कीजिए। तो फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन तथा फ्लोरीन में से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी सबसे ज़्यादा है और किसकी सबसे कम है, ये हमको बताना है। तो अभी हमने जो पीछे पढ़ा है उसके आधार पर देखिए, आवर्त में बाईं से दाईं ओर बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी अधिक ऋणात्मक तथा वर्ग में नीचे की ओर बढ़ने पर कम ऋणात्मक होती है, अभी हमने पढ़ा है। अब देखें, 3p कक्षक जो बड़ा है उसमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराने की तुलना में जब 2p कक्षक में इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराया जाता है तब इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण अधिक होता है। अतः सर्वाधिक ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी क्लोरीन की होगी, तथा सबसे कम इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी फास्फोरस की होगी। तो क्लोरीन में देखिए 17 होता है इसका परमाणु क्रमांक, तो 1s 2s 2p 3s 3p 2 2 6 2 10 2 12 5 17 इस तरह भरा गया। अब यहाँ पर देखें, हम लोग आवर्त सारणी देख रहे हैं, तो 3p में फास्फोरस भी आता है, क्लोरीन भी आता है। क्लोरीन में बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो p जो है p में 5 होते हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 है, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन रखने हैं, तो एक एक पहले हम रख देंगे इस तरह, फिर एक एक रखेंगे तो ये 7 हो जाएंगे। जबकि फास्फोरस में 5 रहेंगे बाहरी कक्षा में, क्योंकि 15 है तो 2 8 और 5 होंगे, और क्लोरीन में 2 8 और 7 होंगे। इस तरह बने जाएंगे, 1s 2s 2p करके भरेंगे तो यही आएगा। तो 7 हमने भरे, और फास्फोरस में जब 5 भरेंगे, 1 2 3 4 5, तो सीधा सीधा ऐसे भर जाएंगे फास्फोरस में। तो फास्फोरस देखिए, इसमें चूंकि एक ही कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए तो प्रतिकर्षण ज़्यादा होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण करेंगे तो इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा ऋणात्मक होगी। फास्फोरस में कोई प्रतिकर्षण वाला नहीं है, इसकी सबसे कम होगी। सल्फर में 1 होगा, क्योंकि 16 है, 17 में 2 है, तो 16 में 1 कम 1 ही होगा, तो 1 प्रतिकर्षण करेगा, तो सबसे ज़्यादा इसकी, सबसे कम इसकी होगी। तो इस हिसाब से जो है, फिर से इसको देख लेते हैं। PsClF में है, तो आवर्त में बाईं से दाईं ओर बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी अधिक ऋणात्मक तथा वर्ग में नीचे की ओर जाने पर कम ऋणात्मक होती है, हमने पीछे पढ़ा है। अब देखिए, 3p कक्षक जो बड़ा है उसमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराने की तुलना में जब 2p कक्षक में इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराया जाता है तब इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण अधिक होता है। अतः सर्वाधिक ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी क्लोरीन की होगी तथा सबसे कम इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी फास्फोरस होगी, क्योंकि फास्फोरस में कोई प्रतिकर्षण के लिए नहीं है। 5 कक्षक p में होते हैं, तो पांचों में एक एक भर जाएंगे। क्लोरीन में जो है हमारे, क्लोरीन में 7 आएंगे तो 7 में प्रतिकर्षण होगा आपस में, क्योंकि 5 एक सीरीज में भरेंगे, फिर 7 जो 2 बचेंगे वो फिर से उल्टा चक्रण में भरेंगे, तो वो जो है पहले वाले इलेक्ट्रॉन के प्रति प्रतिकर्षण देंगे, तो अधिक निगेटिव होगा। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। अब आगे देखते हैं, विद्युत ऋणात्मकता, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो इसको देखते हैं कि ये क्या चीज होती है। तो परमाणु के रासायनिक संयौगिक में
सहसंयोजक आबंध के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की योग्यता का ऋणात्मक माप विद्युत ऋणात्मकता है। ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यानी इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी जो थी वो बाहर के किसी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर प्राप्त करने की बात कही गई थी, लेकिन विद्युत ऋणात्मकता में क्या है कि परमाणु का जो स्वयं का इलेक्ट्रॉन है, जो सहसंयोजक आबंध द्वारा बांधा हुआ है, उसको अपनी ओर आकर्षित करने की जो माप है वो विद्युत ऋणात्मकता खुद का इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी में बाहर का इलेक्ट्रॉन था, इसमें खुद का इलेक्ट्रॉन है, उसको खींचने की प्रवृत्ति की माप को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। तो ये दोनों में अंतर है, इसको समझना है। अब देखिए, आयनन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी को मापा जा सकता है, किंतु विद्युत ऋणात्मकता मापने योग्य नहीं है। इसको ध्यान दीजिए, आयनन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को हम नाप सकते हैं, लेकिन विद्युत ऋणात्मकता मापने योग्य नहीं है। फिर भी तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता के लिए कई संख्या सूचक पैमाने जैसे पॉलिंग पैमाना, मिलिकन जैफे पैमाना, अलर्ड राशियो पैमाना आदि का विकास हुआ है। पॉलिंग पैमाना सबसे ज्यादा उपयोग में आता है। तो नापने का कोई मापन योग्य नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारे पैमाने दिए गए हैं, लेकिन जो पॉलिंग पैमाना है वो सबसे ज्यादा उपयोग में आता है। अमेरिकी वैज्ञानिक लिनियस पॉलिंग ने सन 1922 में फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता को 4 आंका। इस तत्व के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता सबसे अधिक है। तो इस तत्व की जो है फ्लोरीन की अपने इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता सबसे अधिक है। कुछ तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता के मान 3.5 में दिखाए गए हैं, उनको याद करने की कोई जरूरत नहीं। इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता किसी दिए गए तत्व के लिए स्थिर नहीं है, इसका मान इस बात पर निर्भर करता है कि यह तत्व किस दूसरे तत्व से जुड़ा है, हालांकि यह मापने योग्य राशि नहीं है। तो इसको ध्यान देना कि विद्युत ऋणात्मकता जो है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ये स्थिर नहीं है, यह इस बात पर निर्भर करेगी जैसे फ्लोरीन हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है या HF, तो हाइड्रोजन पर भी निर्भर करेगी, उस समय इलेक्ट्रोनिगेटिविटी दूसरी होगी। तो वही कह रहा है कि इस बात पर निर्भर करेगा कि वो किस तत्व से जुड़ा हुआ है, हालांकि यह मापने योग्य राशि नहीं है, बार बार कहा जा रहा है। हालांकि यह मापने योग्य राशि नहीं है, फिर भी दो परमाणु आपस में किस प्रकार के बल से जुड़े हैं इसकी प्रागुक्त करने का आधार देती है, जिसके बारे में आप आगे जानेंगे। फिर भी हम विद्युत ऋणात्मकता से थोड़ा सा ये बात स्पष्ट कर पाते हैं कि कौन से बल से तत्व जुड़े हुए हैं, वांडर वाल बल से जुड़े हुए हैं या कोई और बल से जुड़े हुए हैं, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। साधारणतया विद्युत ऋणात्मकता आवर्त सारणी में आवर्त में बाईं से दाईं तरफ Li से F जाने पर बढ़ती है तथा वर्ग में नीचे F से At एक्टिनियम जाने पर कम होती है। तो इसको ध्यान देना कि आवर्त में हम आगे जाते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है, नीचे जाने पर घटती है। इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी में भी था। यह प्रवृत्ति कैसे समझाया जाए? क्या विद्युत ऋणात्मकता को परमाणु त्रिज्या से संबंधित माना जा सकता है, जो परमाणु में बाईं से दाईं ओर जाने पर घटती है तथा वर्ग में नीचे जाने पर बढ़ती है। आवर्त में परमाणु त्रिज्या के कम होने से संयोजी इलेक्ट्रॉनों और नाभिक में आकर्षण बढ़ता है तथा विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है। तो ये कह रहा है कि हम इसको कैसे समझें, तो ये बता रहा है कि आगे जाने पर क्योंकि परमाणु त्रिज्या कम होती है तो परमाणु के नाभिक के इलेक्ट्रॉन ज्यादा पास आ जाता है, इससे इलेक्ट्रॉन का आकर्षण बढ़ता है और इसलिए विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है, ऐसा माना जा सकता है। इसी आधार पर जब हम वर्ग में नीचे जाते हैं तो जैसे जैसे परमाणु त्रिज्या बढ़ती जाती है वैसे वैसे विद्युत ऋणात्मकता कम होती जाती है। तो इस प्रकार से हम थोड़ा बहुत समझ सकते हैं, ये कहने का मतलब है।
यह प्रवृत्ति आयनन एंथैल्पी के समान है और आयनन एंथैल्पी में भी ऐसा ही होता है। तो पूरा यहां तक अंडरलाइन कर लीजिए। अब देखिए, अब आप विद्युत ऋणात्मकता एवं परमाणु त्रिज्या का संबंध जान पाए होंगे। क्या अब आप विद्युत ऋणात्मकता और अधातुओं के बीच संबंध की कल्पना कर सकते हैं? अधातु तत्वों में इलेक्ट्रॉन लब्ध की प्रबल प्रवृत्ति होती है। जो अधातु तत्व हैं उनमें इलेक्ट्रॉन लब्ध यानी इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की प्रबल प्रवृत्ति होती है। इसलिए विद्युत ऋणात्मकता का सीधा संबंध अधातु तत्वों के गुणधर्मों से। इस प्रकार आवर्त में तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता बढ़ने के साथ ही अधातु गुणधर्मों में वृद्धि होती है। इसको ध्यान देना है कि अगर विद्युत ऋणात्मकता बढ़ रही है तो अधात्विक गुण में वृद्धि होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। अधातु तत्व मतलब नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। या धातु गुणधर्मों में कमी होती है, या इसी का उल्टा कह सकते हैं कि धात्विक गुणधर्म में कमी होती है। इसी प्रकार वर्ग में नीचे जाने पर तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता कम होने से, अब देखिए पूरी चीजों को विद्युत ऋणात्मकता से जोड़ता जा रहा है। तो इसी प्रकार वर्ग में नीचे जाने पर तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता कम होने से अधातु गुणों में कमी आती है या धातु गुणधर्मों में वृद्धि होती है। मतलब वर्ग में नीचे जाने पर जो धातु गुणधर्म है उसमें वृद्धि होती है, धातु गुणधर्म में कमी आती है। इन सभी आवर्त प्रवृत्तियों को संक्षेप में चित्र 3.7 में दर्शाया गया है। तो चित्र 3.7 देख लेते हैं। तो यह देखो, इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी, आयनन एंथैल्पी आवर्त में आगे जाने पर बढ़ती है, विद्युत ऋणात्मकता ऊपर जाने पर बढ़ती है, परमाणु त्रिज्या नीचे जाने पर बढ़ती है, अधात्विक गुण आवर्त में आगे जाने पर बढ़ते हैं। लेकिन देखिए थोड़ा सा एरो तिरछा है, मतलब नीचे से ऊपर वाले तत्वों की तरफ अधात्विक गुण बढ़ते हैं और धात्विक गुण नीचे जाने पर बढ़ते हैं। लेकिन नीचे की तुलना में जो पहले वाले हैं उनमें अधात्विक गुण ज्यादा होते हैं, इसलिए एरो कुछ तिरछा बनाया। परमाणु त्रिज्या इधर जाने पर बढ़ती है, विद्युत ऋणात्मकता इधर जाने पर बढ़ती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको पूरा बॉक्स में बंद करके इस पूरी सारणी को आप लोगों को याद कर लेना। हमने पूरा बॉक्स में बंद कर दिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी के सहारे आप सारी चीजों को क्लियर कर सकते हैं। अभी तक जितना भी हमने पढ़ा है सबका निचोड़ यहीं पर लिख दिया है। फिर से समझ लीजिए, आवर्त में आगे जाने पर यानी दाएं तरफ जाने पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ती है, आयनन एंथैल्पी बढ़ती है, विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है। अब देखिए, आवर्त में बाईं तरफ जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है, इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी ऊपर वालों की ज्यादा होती है, नीचे वालों की कम होती है, आयनन एंथैल्पी ऊपर वालों की ज्यादा होती है, नीचे वालों की कम होती है, विद्युत ऋणात्मकता ऊपर वालों की ज्यादा होती है, नीचे वालों की कम होती है, परमाणु त्रिज्या नीचे वालों की ज्यादा होती है, ऊपर वालों की कम होती है। मतलब नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी, ऊपर जाने पर विद्युत ऋणात्मकता बढ़ेगी, आगे जाने पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ेगी, आगे जाने पर आयनन एंथैल्पी बढ़ेगी, आगे जाने पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगी, वापस पीछे आने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी। तो ये सब चीजें आप लोग याद कर लीजिए। अब देखिए, सारणी में सब बताया गया है कि विद्युत ऋणात्मकता का मान पालिंग पैमाने के हिसाब से क्या है, सबको याद करने की कोई जरूरत नहीं। विद्युत ऋणात्मकता का मान पालिंग पैमाना। अब रासायनिक गुणधर्मों में आवर्त प्रवृत्ति, पीरियाडिक ट्रेंड्स इन केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी रासायनिक गुणधर्मों में आवर्त प्रवृत्ति। तो इसके बारे में अब हम लोग अगले लेक्चर में स्टडी